हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रैंकाइन एकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं प्रशांत पूजन। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि एसएससी एमटीएस सेकंड शिफ्ट का 20 जुलाई का पेपर अभी जस्ट कंप्लीट हुआ है। ठीक है ना, बारिश का मौसम चल रहा है, तो जो बच्चे महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्न हमें बता पाए हैं उसके आधार पर हम लोग एक सेट लेके आए हैं, जिससे आप लोग को काफ़ी मदद मिलेगी। तो जो बच्चे शिफ्ट 2 का पेपर दे चुके हैं वो अपने आंसर का मिलान कर ले, और जो पेपर देने जाने वाले हैं, ठीक है, वो देख लें दोस्तों कि अब एरिया कहाँ से पूछ रखा है, क्योंकि काफ़ी दिन पेपर हुए हो गया, काफ़ी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो अब देख लें अब प्रश्न कहाँ से पूछ रखा है। तो आइए फटाफट वीडियो को देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न एसएससी एमटीएस में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहला ही प्रश्न क्या है, लावड़ी नृत्य कि कौन से राज्य से संबंधित। आपने बिहू देखा, ठीक है ना, भारतनाट्यम आपने देखा, इस प्रकार के नृत्य आपने देखा है। तो अब प्रश्न पूछा है कि लावड़ी नृत्य कौन से राज्य से संबंधित है। दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का लावड़ी नृत्य काफ़ी फेमस है, और वहाँ पर जब भी कोई उत्सव हर्षोल्लास मनाया जाना होता है तो लावड़ी नृत्य किया जाता है। सन 2011 के जनगणना के अनुसार भाषाओं का क्रम क्या रहा है। ठीक है, तो जनगणना से प्रश्न हमेशा से ही पूछे जा रहे हैं। कभी जनगणना कब स्टार्ट हुई, कभी कौन सा जो राज्य है वो कितना ज़्यादा साक्षर है, महिलाओं की स्थिति कौन से राज्य में है, ऐसे सारे प्रश्नों का वीडियो रैंकाइन एकेडमी पर पड़ा हुआ है। जनगणना से संबंधित सारे पॉइंट का आप लोग उसको देख भी सकते हैं, क्योंकि जनगणना से एक क्वेश्चन पूछ ही रखा है। तो दोस्तों, इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन एक बना था, बच्चा बता रहा था कि सन 2011 के जनगणना के अनुसार भाषाओं का क्रम क्या है। तो हमने सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं का यहाँ पर ऑर्डर रखा है, हो सकता है कि यही प्रश्न हो। तो सबसे ज़्यादा हिंदी, जो कि 43.63% दोस्तों भारत में बोली जाती है। इसके बाद बांग्ला है 8.3 पे, और तीसरे पे है मराठी 7.09 पे, और चौथे पे है तेलुगु 6.93 पे। ठीक है ना, फिर गुजराती, फिर उर्दू। अर्थात भाषाओं का जो बोले जाने का क्रम है अधिकता में वो क्या है, हिंदी, बांग्ला, ठीक है ना, हिंदी हो गई, बांग्ला, मराठी, तेलुगु, तमिल, गुजराती और उर्दू है। ठीक है, तो इस तरीके से भाषाओं का क्रम जब सन 2011 की जनगणना हुई तो जो देखा गया है कि कितने लोग भारत में कौन सी भाषा बोलते हैं, तो उसका ये ऑर्डर रहा। दोस्तों, एक प्रश्न पूछा है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं। ठीक है ना, तो ब्रह्मपुत्र नदी का नाम दोस्तों जब यह तिब्बत से आती है तो तिब्बत में इसको सांपो के नाम से जानते हैं। आपसे अरुणाचल पूछा है, लेकिन हम तीनों जगह डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से देश में या फिर कौन कौन से राज्य में इसको किस नाम से जानते हैं। तो तिब्बत में सांपो के नाम से जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश में दोस्तों इसको डीह के नाम से जानते हैं, डीह। ठीक है ना, अरुणाचल प्रदेश में इसको डीह नाम से जानते हैं, तथा असम में इसको ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और असम में दोस्तों बाढ़ का एक प्रमुख कारण ब्रह्मपुत्र नदी भी होता है। तो तिब्बत में सांपो, और अरुणाचल प्रदेश में डीह, और असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं, ब्रह्मपुत्रा नदी को। अब दोस्तों बात करते हैं आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग सन 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो जैसा कि आपको पता ही है कि सन 2008 से भारत में इस फ्रेंचाइजी की शुरुआत हुई थी, और इस वर्ष आईपीएल का खिताब जो है वह गुजरात ने जीता है दोस्तों। ठीक है ना, गुजरात टाइटंस ने इसको जीता हुआ है। तो सन 2020 में आपसे प्रश्न पूछा हुआ है, तो मुंबई इंडियंस, ठीक है, मुंबई इंडियंस के कप्तान रोहित शर्मा थे, जो कि इस समय भारतीय टीम के भी कप्तान हैं। तो मुंबई इंडियंस की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए किसको हराया था, दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया था। तो अभी आप लोग सन 2022 का, 21 का, 20 का खिताब आप लोग याद कर लीजिए, सन 2008 का खिताब देख लीजिए, सन 2009 का देख लीजिए, कितनी टीमें हैं। ठीक है ना, ये सब चीज़ें आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि आईपीएल से भी प्रश्न पूछा जा रहा है। अब दोस्तों, एक प्रश्न उसमें दिया था कि मौर्य काल से संबंधित कौन कौन से व्यक्ति हैं, और 4 मौर्यकालीन व्यक्तियों के 4 वहाँ पर नाम दिए गए थे। ठीक है ना, तो हमने 3 प्रमुख जो मौर्य काल के शासक रहे हैं उनका हम लोग यहाँ पर नाम दिए हैं। तो उस तरीके से भी एक प्रश्न बना था। तो दोस्तों, मौर्य काल के संस्थापक जो हैं चंद्रगुप्त मौर्य रहे हैं। इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है ना, और इन्होंने घनानंद यानी नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी, मगध डायनेस्टी में। इसके बाद दोस्तों चाणक्य भी रहे हैं, जो कि इनके समकालीन रहे हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु रहे हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार, ठीक है ना, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार शासक रहे हैं। फिर बिंदुसार के पुत्र सम्राट अशोक, ठीक है ना, अखंड भारत के निर्माता आदि जैसे प्रसिद्ध व्यक्ति इसी काल में हुए हैं। तो यदि ऐसे मतलब कि वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया हुआ था, तो इनमें से 3 ऑप्शन रहा होगा जो कि संबंधित हैं, एक संबंधित नहीं रहा होगा, तो वहीं आपका आंसर रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको देख सकते हैं कि मौर्य काल के यहाँ पर बात लिखी हुई है।
अब दोस्तों बात करते हैं ज्वार भाटा या साइंस से प्रश्न है। तो पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन 12 घंटे 26 मिनट के बाद क्या आता है? ज्वार। तथा ज्वार जैसे ही ज्वार खत्म हुआ तो उसके 6 घंटा और 13 मिनट बाद क्या आता है? भाटा आता है, ठीक है ना, जो कि होता है कि पानी थोड़ा सा पानी ऊपर आता है फिर पानी नीचे जाता है, ठीक है। उसी प्रकार से नमक का भी निर्माण उसी प्रक्रिया में होता है, ठीक है, कि जब पानी भर गया तो मेडियाँ लगा देते हैं और पानी वहाँ पर रोक के फिर उसको वेपराइजेशन की मदद से नमक का निर्माण करते हैं। तो ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, ठीक है ना। यह प्रश्न का आपका आंसर रहा कि ज्वार प्रतिदिन 2 बार आता है, एक बार चंद्रमा के आकर्षण से और दूसरी बार पृथ्वी के अपकेंद्रीय बल के कारण। दोस्तों ज्वार भाटा की जो घटना होती है वो पृथ्वी पर 2 बार होती है, समंदर में होती है। अब बात करते हैं उत्तर भारत की खाद्यान्न फसल कौन सी है। तो वहाँ पर 4 ऑप्शन दिया था, लेकिन उत्तर भारत की जो प्रमुख 2 खाद्यान्न फसलें हैं चावल और गेहूँ है, ठीक है ना। उत्तर भारत की 2 प्रमुख खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? चावल और गेहूँ हैं। एक दोस्तों पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र का घटक नहीं है। जैसा कि आपको पता ही है कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। जीवन जीने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र का होना बहुत ही आवश्यक है। इसमें दोस्तों 2 घटक होते हैं, एक जैविक घटक होता है, दूसरा अजैविक घटक होता है, ठीक है। एक ऐसा घटक होता है, एक होता है जैविक घटक और दूसरा होता है अजैविक घटक। ये प्रश्न क्लियर नहीं हो पाया था, ठीक है ना, तो इससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछ रखा है उसको हम बता दे रहे हैं। तो दोस्तों जैविक घटक में 3 स्तर होते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। जैसे कि पेड़ पौधे हो गए, छोटे जीव हो गए, फिर मनुष्य हो गए, फिर जानवर हो गए, यानी कि जिनके अंदर भी जान है, जो बढ़ते हैं, जो सांस लेते हैं, वो जैविक घटक में आते हैं। अजैविक घटक में जो चीज़ें जीवन के लिए आवश्यक होती हैं दोस्तों, जो चीज़ें जीवन के लिए आवश्यक होती हैं, चाहे वो हवा हो गया, आर्द्रता हो गई, ठीक है ना, ये सब चीज़ें जो हैं वह अजैविक घटक में आती हैं। तो पारिस्थितिकी तंत्र से जो भी प्रश्न आया होगा, आप लोगों ने प्रश्न को देखा ही होगा, तो जो बच्चों ने पारिस्थितिकी तंत्र बोल रहे थे उसके अनुसार पारिस्थितिकी तंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक होता है। इसमें 2 घटक होते हैं, जैविक और अजैविक घटक। जैविक घटक में जो चीज़ें जिंदा हैं, जो श्वास ले रही हैं, जो चीज़ें बढ़ रही हैं, उसको जैविक घटक कहते हैं। और जो ऐसी निर्जीव चीज़ें जो कि जैविक घटक के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण होती हैं, यानी कि जीवन के लिए निर्जीव चीज़ें जो महत्वपूर्ण होती हैं, उनको हम अजैविक घटक कहते हैं, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आपको यह सारे ही एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लेते हैं कि भारत के दक्षिण में कौन सा जल निकाय स्थित है। यदि दोस्तों भारत के दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इस तरीके के राज्य स्थित है, ठीक है ना। तो इधर का जो जल निकाय आपको पता ही है कि हिंद महासागर का क्षेत्र इधर आता है। तो आपके ऑप्शन में अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, ऐसे ऑप्शन थे। तो भारत के जो दक्षिणतम, जो कि साउथ का सिस्टम है, वो कौन से जल निकाय से टच करता है? तो हिंद महासागर इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देख लिया कि जो भी जीके जीएस के शिफ्ट 2 में 20 जुलाई के एसएससी एमटीएस में प्रश्न आए हुए थे उसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। तो आशा करते हैं कि ऐसे प्रश्नों को देखकर आपको जिनका पेपर अभी बाकी है उनको स्ट्रेटजी बनाने में सहायता मिलेगी, और जो पेपर दे के आए हैं उनको अपने उत्तरों का मिलान करने में आसानी होगी। तो मिलते हैं अगले शिफ्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।